ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी तक के हमने इसका देखा था क्या, इंट्रोडक्शन। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, इसकी डेफिनेशन। और इसकी आपको डेफिनेशन को याद रखना है। That's it। वो पूछता रहता है मार्क्स में, क्योंकि चैप्टर छोटा है ना, तो टॉपिक फ्रिक्वेंटली आज होते हैं इसमें। दूसरा वाला क्या था, हम लोगों ने 4 मैक्सवेल की इक्वेशंस पढ़े थे। 4 मैक्सवेल इक्वेशंस। चारों इक्वेशन बार बार पूछता है, क्योंकि छोटा चैप्टर है, बार बार क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद तीसरी चीज, उसके बाद हमने इसी के साथ वो लॉरेंज फोर्स को भी याद कर लेना, प्लस लॉरेंज फोर्स। उसके बाद चौथी चीज क्या देखी थी, ईएम वेव का डायग्राम, ईएम वेव रिप्रेजेंटेशन, ईएम वेव का रिप्रेजेंटेशन। हमने देखा था कि अगर मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो मतलब आपके घर का कोई एक कॉर्नर है, इसमें ये वाली एक बॉल है, ये एक बॉल है और ये नीचे क्या है, फ्लोर है। अगर वेव की प्रोपोगेशन डायरेक्शन ये है, यानी कि मान लो सन की जो लाइट है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर सन की लाइट इस डायरेक्शन में है तो उसका जो इलेक्ट्रिक पोर्शन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये वेव है छोटी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी है। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, उसकी डायरेक्शन होगी ये वाली, ये वाई एक्सिस के अलाउंग। और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जेड एक्सिस के अलाउंग होगी। तो देखो वाई एक्सिस के अलाउंग ई ऊपर नीचे कम ज्यादा हो रहा है, और ये जो है जेड एक्सिस के अलाउंग कम ज्यादा हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक वेव को मैं पहले बना देता हूँ, जैसे कभी प्लस वाई में, कभी माइनस वाई में, प्लस वाई में, माइनस वाई में, और वेव इस तरीके से आगे बढ़ रही है। लेकिन ये जो है, ये देखो एक बॉल में मैंने बनाया है, एक बॉल। अब ये जो जेड एक्सिस के अराउंड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम फ्लोर में बना रहे हैं। फ्लोर में बनाया, फिर फ्लोर के दूसरी तरफ चला गया, फिर इस तरफ बनाया, फिर दूसरी तरफ चला गया। तो समझ में आ रहा है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन के ऊपर, ये बॉल के ऊपर है और ये नीचे हरा वाला जो है ना फ्लोर के ऊपर। अब इसकी डायरेक्शन जो है ना वेव प्रोपोगेशन की, वो है एक्स डायरेक्शन में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन करेगी हमेशा वाई और इसकी जेड है। हम इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वेव प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन है ना वो है आई, और वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन हम क्या मानते हैं, ई क्रॉस बी। ई क्रॉस बी, तो देखो ये वाई एक्सिस के अलाउंग है, मतलब जे क्रॉस, ये जेड एक्सिस के अलाउंग होती है, तो जे क्रॉस बी क्या आता है, आई के। अगर आपको बोल दिया जाए कि अगर एक्स डायरेक्शन में ये वेव जो है प्रोपोगेट कर रही है, क्या वाई एक्सिस के अलाउंग मैग्नेटिक फील्ड और जेड एक्सिस के अलाउंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, बोलना नहीं। तब वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस एक्स। मान लो कि वाई एक्सिस के अलाउंग क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड, और जेड एक्सिस के अलाउंग है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन क्या होती है, ई क्रॉस बी। तो आप क्या लिखेंगे, के क्रॉस जे। के क्रॉस जे क्या होता है, माइनस है। ये तो सबको याद है, आई जे। आई जे के साइक्लिक ऑर्डर में आप बनाते हैं, तो इनको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। अगर इंटरचेंज किए तो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने अभी तक डिस्कस की थी। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक लिखेगा, जो कि पूछता है बार बार, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाँ, उसके बाद एक और चीज हमने यहाँ पे देखी थी, इसको कितनी मेथड से हम लोग जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड थे। एक क्या था, एटॉमिक एटम एक्साइटेशन। आप एक्साइट करके उसको निकाल सकते, बताया था घर में भी लड़का है, बाहर से गाली बजेंगे तो एनर्जी लेके बाहर आएगा, लेकिन देखेगा यहाँ कुछ हो नहीं सकता, तो वो अपनी एनर्जी वहीं छोड़ के वापस अंदर चला जाएगा। तो जो एनर्जी छोड़ता है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में छोड़ता है। हमारे घर में जो बल्ब लगा होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट जाता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, और वो अपर ऑर्बिट में चला जाता है, लेकिन वहां पे स्टेबल नहीं होता। और एनर्जी तो है, तो क्या करेगा, एनर्जी को लीव करता है, वापस से स्टेबल ऑर्बिट में आ जाता है। वो जो एनर्जी लीव करता है ना, वही एनर्जी किसके फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होती है। और वो जो एनर्जी लीव करता है ना, उसको आप लोग निकाल सकते हैं एच न्यू के फॉर्म में। यहाँ पे एच का है फ्लाइंग कांस्टेंट, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब ये जो ऐसी फ्रीक्वेंसी पे एमिट करता है एनर्जी को, कि वो फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जो वेव जो हमको दिखाई देती है। देखो सराउंडिंग में ना बहुत सारी वेव्स हैं, कुछ ऑडिबल है, कुछ अनऑडिबल है। हमारे जो ईयर ड्रम्स है ना, किसी खास फ्रीक्वेंसी के लिए बनाए गए हैं, बस उसी फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं, तो हम लोग उसी फ्रीक्वेंसी को सुन पाते हैं। वैसे ही हमारी जो आईज है,
तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे ही देख सकते हैं, तो विजिबल वेवलेंथ कहते हैं। आगे हमको पढ़ना है अभी इसी चैप्टर में, तो हम एक सर्टेन वेवलेंथ भी देख सकते हैं। हम लोग अल्ट्रासोनिक सॉरी ये जो यूवी रेज होती है इनको नहीं देख सकते, एक्स रेज को नहीं देख सकते हम लोग, हाँ अल्ट्रासोनिक इन सबको हम नहीं देख सकते, पर वो है वहां पे। तो जो बल्ब से जो इलेक्ट्रॉन रहता है ना, जो वो एनर्जी को छोड़ता है, वो ऐसी फ्रीक्वेंसी पे छोड़ता है, ऐसे वेवलेंथ पे छोड़ता है कि वो हमारे लिए विजिबल होता है, इसलिए हम लोग देख पाते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ तीन चार मेथड डिस्कस किए थे, उसको आप लोग एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स, इसमें ना मैंने कुछ ऐसी चीजें भी इंक्लूड कर ली हैं जो कि 1 मार्क में बार बार पूछता है, लिखिएगा। द ये नंबर वन, the EM waves are produced by the EM waves are produced by the accelerated or oscillating charge. Accelerated or oscillating charge. हम लोगों ने देखा था मैक्सवेल का ऑब्जर्वेशन कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो अपने आप वहां पे क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना जरूरी है। तो ये हमारे पास एक चार्ज है, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन रही होगी, Q अपॉन आर स्क्वायर। ये चेंज हो रही है नहीं, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ऑसिलेट करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे, Q अपॉन आर स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी बन रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड एक साथ क्या जनरेट करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपको पूछता है 1 मार्क के लिए कि बाय विच टाइप ऑफ चार्ज यू कैन जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आप क्या लिखेंगे, या तो एक्सेलरेट कर रहा हूं, देखो उसकी वेलोसिटी अगर चेंज हुई, अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर करंट कम ज्यादा होने लगे, यानी कि चार्ज की स्पीड है, वो चार्ज क्या होता है, करंट। अगर चार्ज की स्पीड कम ज्यादा हो जाए तो करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, करंट की वैल्यू चेंज तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज, इसलिए एक्सेलरेटेड चार्ज कहते हैं। तो इसकी वेलोसिटी चेंज होना चाहिए। रिटार्डिंग चार्ज के साथ में भी ऐसे होगा, वेलोसिटी कम या ज्यादा होनी चाहिए। वेलोसिटी कम ज्यादा तो करंट कम ज्यादा, करंट कम ज्यादा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कम ज्यादा, यानी कि वहां पर नेगेटिव फील्ड जनरेट हो। तो 1 मार्क में कई बार पूछा है, इसलिए मैंने लिखवाया कि ऐसा भी पूछ लेता है, क्या एक कांस्टेंट वेलोसिटी के चार्ज के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो सकती है। आप बोलिए नहीं, या तो एक्सेलरेट होना चाहिए या रिटार्ड, है ना। देखिएगा, नंबर 1, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटिंग चार्ज। बार बार पूछता है, इसको याद रखिएगा। नंबर 2, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट the electromagnetic waves do not require any material medium for propagation। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती प्रोपोगेट करने की। सन की जो लाइट है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सन से लेके यहाँ तक के पूरा वैक्यूम में भी को ट्रेवल कर जाती है। कोई ऐसी वेव्स का नाम बताइए जिसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए हो। आपको पता है सन से लेके यहाँ अर्थ तक कोई मीडियम नहीं है। मान लो अगर पूरी एयर फील्ड होती तो क्या सन की लाइट यहाँ तक क्या आ पाती है, आ जाती है। उसको मीडियम हो ना हो उसको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मीडियम होने से ना उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। हम लोगों ने पिछली क्लास पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू इनटू एप्सिलॉन। स्पेस में क्या होता है, स्पेस का ये म्यू नॉट और ये एप्सिलॉन नॉट, तो इनकी वैल्यू मैक्सिमम होती है तो हमको क्या मिलता है, तो मिनिमम होती है हमको मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाती है। अगर एक सन से लेकर यहाँ तक के पूरी एयर फील्ड होती है, पता है सन इतनी ज्यादा आवाज करता है कि हम लोग यहाँ पर रह नहीं पाते। मतलब स्टडी बताती है कि अगर आपके कान के पास एक AK-47 रख के कंटिन्यूसली चलाया जाए तो जितनी आवाज आप फील करोगे ना, सन की उतनी आवाज यहाँ पे फील होती है। अगर पूरी एयर फील्ड होती है तो लाइट नहीं हो पाती। AK-47 की आवाज देखिए, सुने, 1 सेकंड में कितने बुलेट छूटती है AK-47 11, हाँ 660 राउंड पर मिनट, 1 सेकंड में 11 बुलेट। चलो
नंबर 3, तो हमको मीडियम की जरूरत नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपोगेट करने की। और इसके एग्जांपल बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। रेडियो वेव्स, हमारे घर में जो माइक्रोवेव रहता है वो भी, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। टेलीफोन के लिए जो टावर लगे हैं उससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। मतलब सिग्नल को भेजने के लिए आपको सिर्फ क्या चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके बाद लिखिएगा नंबर 3, these waves travel in free space with velocity of, sorry, with speed of light। इनकी वेलोसिटी हो जाती है वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर। यहाँ पे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या है कि स्पेस की और फ्री मतलब वैक्यूम की बात करूँ। आप लोग जाके घर में कैलकुलेटर में रख के देखना है, इसकी वैल्यू को कितनी रखोगे, म्यू नॉट की 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 वेबर पर एम्पियर मीटर, और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी रखेंगे, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 यूनिट बोलो कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर। इसको कैलकुलेटर में पुट करके देखना, आपको एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट मिलेगी। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा, अच्छा ये तो बात हो गई कहाँ पे, वैक्यूम में। और अगर किसी और मीडियम में पूछूं तो फॉर्मूला यही है, बस नॉट को हटा दो, है ना। देखिएगा नंबर 4, तो मीडियम में ना कई बार तो उनकी स्पीड इतनी कम हो जाती है कि वो उसको पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती। इसलिए देखना वो वाले फोन जिनमें मेटल की बॉडी होती है, एक रबर की स्ट्रिप नहीं है, ठीक है, मेटल का फोन कवर निकाल के देखना, उसमें ना एक रबर की ऐसी स्ट्रिप लगी होती है, वो डिजाइन के लिए नहीं होती। देखो मेटल का फोन हो गया, हाँ, तो आप ये जो लगा हुआ है ये प्लास्टिक पीस लगा रहता है, रबर का पीस लगा रहता है, ये तो चारों साइड लगा है, इसीलिए ताकि वहां से ये जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पेनिट्रेट कर पाए। और जिसमें प्लास्टिक का कवर होगा उसमें उससे नहीं लगा होगा, कि प्लास्टिक को बड़ी इजीली जो है पेनिट्रेट करता है। ठीक है, देखिएगा नंबर 4, अब हमारे फॉर्मूले चालू हो रहे हैं। ये पहला फॉर्मूला है, अभी देखो आज की क्लास में हम लोग एक दो न्यूमेरिकल बनाएंगे, उसमें पूरे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। इस चैप्टर के साथ सबसे अच्छी चीज ये है कि हमको इसमें डेरिवेशन नहीं समझनी, हमारे को बस फॉर्मूले फॉर्मूले याद करने। फिर मैं आप लोगों को डेरिवेशन बताते चलूं, तो समझदार को उसको नोट नहीं करेगा, उसको याद नहीं करेगा, फॉर्मूले याद करेगा। ठीक है, देखिएगा नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरीज साइनसॉइडली, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरी साइनसॉइडली। फिर जो साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग ये दोनों चेंज होती रहती है। जीरो पे ये दोनों जीरो थे, उसके बाद ये मैक्सिमम होते हैं, फिर ये जीरो होते हैं, फिर साइनसॉइडली वेव होते हैं दोनों, वेरी साइनसॉइडली, but their ratio always remain same, but their ratio always remain same। इसमें एक फॉर्मूला आने वाला है जो कि आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यूज होगा। फुल स्टॉप करके नेक्स्ट लाइन में लिखना, द एम्पलीट्यूड ऑफ, तो यहाँ पे देखो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, यहाँ देखो देखो एक पर्टिकुलर ये वाले इंस्टेंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी है। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर देखो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है। इस पर्टिकुलर स्पेस में यहाँ पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इतनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो पता है इसका और इसका, इसका और इसका, इसका इसका रेशियो हमेशा सेम होता है, E by B इज ऑलवेज कांस्टेंट। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यूज को हम क्या नाम दें, इस वैल्यू को हम एक नाम दे सकते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, E नॉट, और इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, B नॉट। तो रेशियो ना इनका हर जगह सेम है, लेकिन ये थोड़ा स्पेसिफिक है, इसलिए मैं इसी का फॉर्मूला लिखा रहा हूँ। ठीक है, लिखिएगा इसी पॉइंट में नेक्स्ट टाइम में, द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, the amplitude of the electric and magnetic field in free space are related by same point. The amplitude of the electric and magnetic fields in free space are related by
ये वाला फॉर्मूला बार बार हर न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ती है। हाँ, सी जो स्पीड ऑफ लाइट, इनका रेशियो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। हाँ, इनका जो रेशियो होता है ना, एक्चुअली कम प्रोड्यूस नहीं होती, दोनों की यूनिट में ना बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। हाँ, इसीलिए ठीक है। देखो टेस्ला जो होगी ना, बड़ी यूनिट होती है, न्यूटन पर मीटर, वोल्ट वोल्ट पर मीटर। इसके बाद देखिएगा, इसी पॉइंट में और आगे लिखना है, मुझे दो फॉर्मूले और लिखना है। द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज E is equals to E naught sin omega t plus kx और B is equals to, अच्छा E का मैंने फॉर्मूला लिख दिया, क्या B का फॉर्मूला बता सकते हैं? E is equals to E naught sin, आप एक बात बताओ, दोनों एक साथ मैक्सिमम हो रहे हैं, एक साथ मिनिमम हो रहे हैं, मतलब दोनों सेम फेज में। जब एक साथ मैक्सिमम हो रहे हैं, एक साथ मिनिमम हो रहे हैं, मतलब दोनों का एंगल क्या होगा, बिल्कुल सेम टू सेम है। इसलिए देखो कोई लोड डालने की जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूला को एज इट इज कॉपी करते हो। क्या चीज? दोनों के मैग्नीट्यूड के बीच में ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दोनों का फॉर्मूला है, दोनों की वैल्यू एक साथ मैक्सिमम, एक साथ मिनिमम, एक साथ जीरो पर पहुंच गई। अब यहाँ पे देखो एक खास बात है, इन दोनों फॉर्मूले से समझ में आएगी आपको। इससे पहले तो हम लोग साइन ओमेगा टी पढ़ते थे, यहाँ पे ना देखो आपको के एक्स भी लिखा है, के एक्स, यहाँ पे के जो होता है ना, ये कांस्टेंट होता है, इसको हम लोग वेव नंबर कहते हैं। और एक्स हमको ये बता रहा है कि जो वेव्स है ना, ये एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। अब जब ये एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होती है, वाई डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ना भूलना मत वाई लिखना ऐसे। और जब एक्स डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट होती है, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होती है, जेड डायरेक्शन में। तो एक्चुअली हमको जो वैल्यू मिलती है ना, वो ई वाई और ई जेड की मिलती है। हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको बस मैक्सिमम की वैल्यू से मतलब है। आज हम लोग ने लिख लिया, अब हम लोग ये ई वाई ई जेड कभी बात ही नहीं करेंगे, हमको बस मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, इस फॉर्मूले को छाप दीजिए यार। हाँ, नहीं नहीं, उसका फॉर्मूला आएगा आपका, देखो ना, वेयर k इज इक्वल्स टू वेव नंबर, और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा, और जहां पे लैम्डा क्या होता है, वेव लेंथ। ये वेवलेंथ वगैरह के बारे में हम लोग अभी लंबी डिस्कशन करने वाले हैं। वेवलेंथ क्या है, मैं आप लोगों को बोर्ड पे दिखाऊंगा, वेवलेंथ किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, आपको दिखेगा। ये जो आप लोग मेगाहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज ये सब बोलते हैं, जैसे रेडियो में फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं ना, तो 94.3 मेगाहर्ट्ज होती है। आप लोग रेडियो में देखना कभी, एएम होता है, एफएम होता है, डीएम होता है। आप लोग एफएम सुनते हैं, एएम और डीएम भी होता है, वो सब क्या होते हैं, वो सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो लैम्डा क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ। वेवलेंथ होता क्या है कि अगर कोई वेव ऐसे करके ये ऐसे ऐसे आगे मूव कर रही है, तो वेव जो है इसका ये वाला पीक और ये वाला पीक, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, उसी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। ये जनरली नैनोमीटर वगैरह में होती है। तो वेवलेंथ क्या होती है, वेव के दो पीक के बीच की डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। इसका हम लोग आगे और ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं, अभी बस लिख लो कि लैम्डा इज वेवलेंथ। ठीक है, और हाँ ये लिखो, और यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला लिख लो। फ्रीक्वेंसी का एक और फॉर्मूला होता है सी बाई लैम्डा। हाँ, तो न्यू इज इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा, ये भी एक फॉर्मूले अभी लिखते चले जाओ। हाँ, न्यू न्यू फ्रीक्वेंसी है,
पहले हम लोग इसको स्मॉल एफ से डिनोट किया करते थे जब एसी पढ़ते थे। अब इसका सिंबल चेंज हो गया, न्यू से चेंज होता है। एसी में टी इज इक्वल टू 2 पाई ऑफ, हाँ वहाँ पे यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे, हाँ 2 पाई बाई टी लिखेंगे इसको, है ना। टू ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई वी भी लिखेंगे, वो भी लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे एक और नया फॉर्मूला आपको मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है द डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या होती है, इनकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये इनके बीच एंगल कितना होता है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो लिखिएगा फील्ड वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, are perpendicular to each other as well as perpendicular to direction of propagation, direction of propagation of wave, of wave। अच्छा तो इसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहेंगे या लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे। देखो इस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है। अच्छा पानी में जो लहर बनती है उसमें पानी का पार्टिकल देखना, वेव इधर जाती है, पानी का पार्टिकल ऊपर नीचे होता है। तो जब ये 90 डिग्री में मूव करते हैं ना पार्टिकल, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। लेकिन जो साउंड वेव होती है, जैसे कि आप क्या करना, एक स्प्रिंग लेना, एक बहुत बड़ी सी स्प्रिंग लेना, ये बहुत बड़ी सी स्प्रिंग, और जैसे इसको यहाँ से ऐसा पुश करोगे ना, तो पता है ये आपस में पास में आ जाएंगी कॉइल, उसके बाद वो आपको ना दूर जाते हुए दिखाई देगा। या मैं हवा में जो कुछ भी बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे जो एयर के जो पार्टिकल है ना, जिस डायरेक्शन में साउंड की वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में से आगे पीछे है। तो इनका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव, वो कहलाता है लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे देखो कैसा है, परपेंडिकुलर है, ये ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। 1 मार्क में इसको भी पूछता है कि बताओ ये ट्रांसवर्स वेव होती है या लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, तो क्या बोलेंगे आप, ट्रांसवर्स। क्यों, क्योंकि इसमें जो है ना डायरेक्शन ऑफ मोशन इस साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों किस साइड में होते हैं, दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं। लिखिएगा therefore electromagnetic waves are transverse in nature, therefore electromagnetic waves are transverse in nature। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखो इसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास एनर्जी होती है, तो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक होता है उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एक होता है मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, देखिएगा द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी, which is divided equally, between electric field and magnetic field vectors, रिपीट कर रहा हूं, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी विच इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक एनर्जी भी होगी। इसी में लाइन चेंज करके लिखना, इन वैक्यूम, उसमें जो फॉर्मूला आ रहा है ये भी बार बार यूज होगा। इन वैक्यूम द एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन वैक्यूम द इलेक्ट्रिकल the average electrical energy density is given by, बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये इसका फॉर्मूला है। HC1 में इसका डेरिवेशन वगैरह भी दिया हुआ है, पर हमको सिर्फ इसके फॉर्मूले से मतलब।
तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और उसके बाद लिखिएगा एंड एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय देखना उसमें म्यू नॉट नीचे है। आप लोग खुद देखे होंगे फोर फोर्स के फॉर्मूले में इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ते थे उसमें एप्सिलॉन नॉट नीचे रहा करता था उस समय, और म्यू नॉट उस समय ऊपर रहा करता है। ठीक है, इसलिए दोनों हमेशा ना एक दूसरे को उल्टे रखते हैं। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट द अच्छा, आपको पता है ना कि लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और लाइट ना थोड़े से ऑप्टिकल इफेक्ट्स हमको शो करती है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। तो ये सब दिखाने के लिए इसका कौन सा पार्ट जिम्मेदार होता है, वो होता है इसका इलेक्ट्रिकल पार्ट। ठीक है, लिखिएगा द हाँ अगला पॉइंट है द इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल द इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट। वन मार्क में पूछा जा चुका है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कौन सा पोर्शन लाइट वेक्टर कहलाता है, तो जो ऑप्टिकल इफेक्ट दिखाएगा वही क्या कहलाएगा, लाइट वेक्टर कहलाता है। लिखिएगा द इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव लिखा करो शॉर्ट, ईएम वेव, एंड इज कॉल्ड द लाइट वेक्टर, एंड इज कॉल्ड द लाइट वेक्टर। अगला पॉइंट लिखना देखो, मान लो ये एक ना लाइट की रे, अगर आपने क्या किया इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो हमें ऐसा सोचने पे लगता है कि अगर इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा सा डिस्टर्ब होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अरे इसके पास इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से ये क्या डिस्टर्ब नहीं होती। ऐसे कभी देखे होगा, ऐसे आप लेजर लाइट मारे यहाँ पे मैग्नेट लाए और लाइट ऐसी उड़ गई, नहीं होता है। देखिएगा द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बीइंग अनचार्ज्ड the electromagnetic waves being uncharged are not deflected by are not deflected by electric and magnetic fields, electric and magnetic fields। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कैसी होती है, लाइट की स्पीड से ज्यादा, इक्वल टू लाइट की स्पीड, या लेस देन लाइट की स्पीड। कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कैसी रहती होगी, इक्वल टू लाइट की स्पीड, लेस देन और ग्रेटर। हमेशा लेस। भाई वैक्यूम में मैक्सिमम स्पीड मिलती है, इसके अलावा वो कहीं भी पूछे, बताओ पानी में, बताओ तेल में, बताओ हवा में, कहीं पे कुछ भी पूछे तो लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। लिखिएगा, लिखवा लो द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डाइलेक्ट्रिक, जो भी पॉइंट होगा ये, जो भी नंबर का, कौन सा नंबर पॉइंट चल रहा है, 9। तुम फिफ्थ में हो अभी, फोर्थ में चल रही हो, कोई बात। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज लेस देन c। उसके बाद नेक्स्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। हेडिंग, एक मिनट, ये नहीं आता इसमें, पी ओ बाय एन टी आई एन जी वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर।
अरे आपने वो देखा है कि आपने अगर एक पेपर का पीस दिया है और उसके ऊपर एक मैग्नीफाइंग लेंस को रखेंगे, अगर आपने मैग्नीफाइंग लेंस को नहीं रखा है तो क्या वो पेपर कभी जलेगा? आपने क्या किया, मैग्नीफाइंग लेंस को लगाया और जैसे लगाया तो वो जल जाएगा? नहीं, आपको उसको एडजस्ट करना पड़ता है। एक्चुअली मैग्नीफाइंग लेंस क्या करता है, सारी लाइट्स को एक जगह, हाँ, उनको एक ही जगह मर्ज करने की कोशिश करता है, और सारी की सारी लाइट एक ही पॉइंट पे अगर फोकस हो गई, देखो इतनी सारी एनर्जी एक छोटे से पॉइंट पे मिल रही है, इतनी सारी एनर्जी को बियर नहीं कर पाता, वो क्या हो जाता है, जल जाता है। तो देखो, जब उतनी ही लाइट तो उसके ऊपर पहले भी पड़ रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा एरिया में पड़ रही थी, लेकिन अब क्या हो रहा था, कम एरिया में पड़ रही थी, इतनी सारी एनर्जी को जल गया। जैसे कि अगर मैं आपके ऊपर अपने हाथ से एक फोर्स लगाऊं 5 न्यूटन का, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एक छोटे से पिन से 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, तो देखो अभी छोटे से पॉइंट के कारण आपको फोर्स मिल रहा है, तो आपको ज्यादा पेन होता है। तो जैसे जैसे एरिया कम होते जाता है ना, और एनर्जी का मैग्नीट्यूड आपने चेंज किया नहीं, तो उसकी डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो पॉइंटिंग वेक्टर ना हमको क्या बताता है, यही बताता है कि कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम हमको मिल रही है, दैट्स इट। 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितनी एनर्जी मिल रही है, वही क्या कहलाता है, पॉइंटिंग वेक्टर। एनर्जी क्यों मिल रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहां पे जाके टकरा रही है। समझ में आया? लिखिएगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, द rate of flow of energy through unit area in unit time is called Poynting vector. ये है इसका फॉर्मूला। अच्छा, ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये जो हमको एनर्जी मिल रही है, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में मिलेगा। अब देखो ई क्रॉस बी क्या बताता है हमको, वेव प्रोपोगेट होने का डायरेक्शन दिखाता है। देखो सेम डायरेक्शन में हमको एनर्जी भी मिल रही है ना, सनलाइट इधर से आ रही है तो एनर्जी की डायरेक्शन भी तो यही होगी ना, इस डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट कर रही है। तो देखो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन हमको यहाँ से मिल रही है, और ये डायरेक्शन इसकी होती है वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना, तो ये पॉइंटिंग वेक्टर है, ये आपको निकालने के लिए नहीं बोलेगा, आपको निकालने के लिए क्या बोलेगा वो लिखने वाला। देखिएगा, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ब्रैकेट में लिखना कैपिटल आई, इज एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, इज एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। और ये किसके बराबर होती है, ई पी अपॉन 2 म्यू। एवरेज वैल्यू है, हमको सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से मतलब, इसको निकालता भी यहीं से है। ये देखो यहाँ पे ये मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू है, हमको अगर एवरेज वैल्यू निकालना है एस की, तो फिर ये दोनों की आरएमएस वैल्यू को रख देते हैं। अगर हमने दोनों की आरएमएस वैल्यूज को रख दिया तो क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई रूट टू, बी नॉट बाई रूट टू, इन दोनों की जगह और म्यू नॉट है, क्या हो जाएगा, ई नॉट बी नॉट अपॉन 2 म्यू। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नॉट नहीं लगाए, नॉट लगाए, ई नॉट बी नॉट अपॉन 2 म्यू। तो इसका डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है हमको। इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा, ई नॉट बाई रूट टू, इसका आरएमएस वैल्यू बी नॉट बाई रूट टू, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर एवरेज वैल्यू हमको मिल जाती है। ठीक है, अगर सिर्फ पी नॉट और बी नॉट रखते थे तो मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू है, हमको एवरेज चाहिए, एवरेज के लिए क्या रखते हैं, आरएमएस वैल्यू रखते हैं। तो हमको वो याद नहीं रखना है डेरिवेशन, हमको सिर्फ ये याद रखना है कि इंटेंसिटी, आपको पूछेगा किसी क्वेश्चन में, बताओ इंटेंसिटी कितनी है, बता देना इंटेंसिटी। ठीक है, अब लिखिएगा नेक्स्ट, momentum and pressure associated with EM waves.
मोमेंटम एंड प्रेशर एसोसिएटेड विद ईएम वेव्स। आप लोगों ने मोमेंटम और प्रेशर के बारे में पढ़ा होगा कि मान लो ये एक बॉल है, अगर ये u स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है और मान लो कुछ ऐसा हुआ कि बॉल इस पे चिपक गई, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। इसका चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इनटू चेंज इन मोमेंटम। स्पीड में कितना चेंज हुआ? u। अरे पहले इसकी स्पीड कितनी थी? u। अभी इसकी स्पीड कितनी है? ये। तो इसका, हाँ, हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो इसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ? m इंटू यू। लेकिन अगर ये बॉल टकरा के वापस अब इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी से आ रही है, तो इसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ? मास। ये था हमारा इनिशियल मोमेंटम, और अब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या लिख देंगे? माइनस u। डायरेक्शन चेंज हो गई ना। पुरानी चेंज इन वेलोसिटी, पहली वाली वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी तो हमने क्या लिया है? पॉजिटिव u। देखो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, इस वाली को हमने क्या लिखा है? माइनस u। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो टोटल चेंज कितना हो जाएगा? 2mv। तो ये मोमेंटम था, हमने उस समय वहां पे पढ़ा था। अभी भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टकरा रही है, तो कुछ ना कुछ अपना मोमेंटम इसके ऊपर ट्रांसफर करेगी, और जब कोई चीज टकराती है तो उसके ऊपर प्रेशर भी एक्सर्ट करती है। तो वो प्रेशर का हम लोग को फॉर्मूला यहाँ है, तो फॉर्मूला याद रखना है और उसके बाद सीधा हम न्यूमेरिकल में जंप करेंगे। लिखिएगा, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, an electromagnetic wave transports linear momentum as it travels through space. Transports linear momentum as it travels through space. As it travels through space. लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, for completely absorbing surface, for completely absorbing। देखो अपना दो टाइप की सरफेसेस होंगी। आप देखो लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है और वापस से बाउंस बैक नहीं होती, ऐसे सरफेसेस को हम लोग ना ब्लैक सरफेस कहते हैं। ये पेन आपको, जैसे कि मान लो ये आपको पिंक क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये सारी लाइट को और क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, तो पिंक को बस छोड़ रहा है, इसलिए आपको पिंक दिख रहा है। या आपको ग्रीन क्यों दिख रहा है? क्योंकि सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ग्रीन के लिए बाउंस कर रहे हैं। तो ग्रीन है ना, इसलिए ग्रीन को क्या किया? एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। लेकिन ये पेन आपको ब्लैक क्यों दिख रहा है? और कौन सी को जाने दे रहा है? कोई सी नहीं, सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए ब्लैक दिख रहा है, किसी को जाने नहीं देता। तो ऐसी बॉडीज जो सारी वेव्स को ना पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है, वो क्या कहलाती है? एब्जॉर्बिंग बॉडी। लेकिन मिरर में देखो, एक लेजर लाइट मारोगे तो दूसरी डायरेक्शन में निकल जाती है। जैसे सन की लाइट आएगी, आप देखो उससे रिफ्लेक्ट कर सकते हो, तो वो एब्जॉर्बिंग बॉडी नहीं है, रिफ्लेक्टिंग बॉडी। तो देखो एक बॉडी की एब्जॉर्बिंग जाके पूरा एब्जॉर्ब मोमेंटम, लेकिन यहाँ पे देखो जाके रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसमें मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा या इसमें मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा? इस वाले में। भाई मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, इसमें तो डायरेक्शन जीरो, वेलोसिटी जीरो हो गई, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई, तो मोमेंटम इसमें ज्यादा चेंज हुआ। तो हम लोग दो टाइप की सरफेसेस के बारे में पढ़ेंगे। लिखिएगा, पहला, फॉर कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस मोमेंटम, मोमेंटम स्मॉल p बनाना है, स्मॉल p इज इक्वल्स टू u बाई c। जितना भी इसके पास एनर्जी होगा, एनर्जी कैसे निकालेंगे? u e प्लस u t करके। याद होगा u t और u t का फॉर्मूला हमने लिखा था पीछे, हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर प्लस हाफ b अपॉन v स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो उससे हम लोग u निकाल लेंगे, c की वैल्यू हमको पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट 3.8 मीटर पर सेकंड। यहाँ से हम मोमेंटम निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा, इफ द wave is totally reflected, if the wave is totally reflected, then p is equals to 2u by c। देखो मोमेंटम बस डबल हो गया क्योंकि कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो गई। आप लोगों ने यहाँ पे बताया थोड़ी देर पहले, मोमेंटम उसमें डबल होता है जब टोटली रिफ्लेक्ट हो जाता है।
आप लोगों ने वाला फॉर्मूला देखा होगा, एनर्जी इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर और मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या रहता है, मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ से मास कितना आ जाएगा, e बाई सी स्क्वायर। तो देखो e बाई सी स्क्वायर और वेलोसिटी कितनी रहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वेलोसिटी लाइट की स्पीड के बराबर। तो c से c कट गया, क्या बचा, एनर्जी अपॉन c। तो उसी को मैंने लिख दिया है एनर्जी अपॉन c। समझ में आया? E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर होता है, यहाँ से m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e बाई सी स्क्वायर। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। इसको रख देते हैं, फॉर्मूला आ जाएगा। बट क्या हमको ये याद रखना है, नहीं, कोई जरूरत नहीं, ना नोट करेंगे ना याद रखेंगे। नेक्स्ट लिखिएगा, कहां तक लिखवा दिया, मोमेंटम तक के ना। हाँ, इसके बाद लिखिएगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रेशर एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसको लिखिएगा कैपिटल P इज इक्वल्स टू आई बाई सी फॉर एब्जॉर्बिंग सरफेस, और P इज इक्वल्स टू 2I बाई सी फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्वेश्चन में आपको पता होगा एब्जॉर्बिंग सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे आई क्या है, इंटेंसिटी लिख लेना भैया, आई इंटेंसिटी। तो करंट की वैल्यू नहीं दी है, पूछते हैं एग्जाम के क्वेश्चन में, तो इसमें तो करंट की वैल्यू ही नहीं दी भाई, इंटेंसिटी है वो। चलो एक क्वेश्चन बनाओ, तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज एमिटिंग, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज एमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑल डायरेक्शन यूनिफॉर्म। भाई जो भी बल्ब होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही निकालता है, और चारों डायरेक्शन में हर डायरेक्शन में निकालता है, इन ऑल डायरेक्शंस यूनिफॉर्मली, फुल स्टॉप। Assuming electromagnetic emission to, assuming electromagnetic emission to 50 watt, 50 watt, calculate at 3 meter from bulb, calculate at 3 meter from bulb, 3 मीटर पे निकालना है बल्ब से, A इंटेंसिटी, B रेडिएशन प्रेशर, C magnitude of electric and magnetic fields, magnitude of magnetic and electric fields। तो देखो भाई ये बल्ब है, इससे हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर की तरफ निकल रही है, हर डायरेक्शन। एक बात बताओ, अगर आपको एक बुक लेके पढ़ना है और आप बहुत दूर बैठे हो इस बल्ब से, क्या आप उस बुक को पढ़ पाओगे, नहीं, कि बहुत कम इंटेंसिटी होगी वहां पे लाइट, बहुत थोड़ी बहुत लाइट पहुंच रही है। लेकिन जैसे जैसे आप इसके पास पहुंचते चले जाओगे तो आप क्या देखोगे, आपको ज्यादा लाइट इसके ऊपर दिखेगी, मतलब इंटेंसिटी इसके पास जाओगे तो इंटेंसिटी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे ऐसा बुक रखूँ तो सिर्फ ये आके इससे टकरा रहा है, लेकिन अगर इसको मैं बुक को यहाँ रखता हूँ तो देखिए ये सब के सब इससे टकरा रहे हैं। तो जितना पास होगा उतना ज्यादा इसके ऊपर रेडिएशन मिलेगा पर यूनिट एरिया। तो देखो इससे कितना रेडिएशन निकल रहा है, कितना एनर्जी निकल रही है, 50 वॉट की, और इसमें कहाँ पे पूछा है, इंटेंसिटी एट 3 मीटर। तो इससे 3 मीटर दूर कोई एक पॉइंट, वो पॉइंट मैंने बना लिया, ये है वो पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी कितनी, इंटेंसिटी का यूनिट क्या रहता है, वाट पर मीटर स्क्वायर। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी क्या होता है, जूल, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, यानी कि क्या हो जाएगा, वाट पर मीटर स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्फीयर को मैंने एज्यूम कर लिया, इस बल्ब को एक पूरे स्फीयर के मैंने अंदर रखा हुआ है।
50। अब इस स्फीयर के ऊपर टोटल कितनी एनर्जी फॉल हो रही है? 50 वॉट। बल्ब से निकली 50 वॉट, तो इस स्फीयर में कितनी टकराएगी? 50 वॉट। मान लीजिए एक बल्ब है, इसको आपने कवर करके रखा हुआ है किसी कांच के फुटबॉल में, तो बल्ब से जितनी एनर्जी निकलेगी वो पूरी कहाँ पे जाएगी? फुटबॉल की तो जाएगी, क्योंकि फुटबॉल के अंदर है। तो इस पूरे के पूरे फुटबॉल को कितनी एनर्जी मिल रही है? 50 वॉट की। और इसका एरिया कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। अरे बल्ब है ना, तो चारों डायरेक्शन में निकल रही है रेडिएशन, तो आपने पूरा इसको ऐसे सराउंड करके रखा हुआ है, पूरा 50 वॉट उस सरफेस को मिल रहा है। तो देखो टोटल एनर्जी कितनी मिल रही है उसको? 50 वॉट। और उसका एरिया कितना है? 4 पाई इंटू डिस्टेंस कितनी है? 3 मीटर। 4 पाई आर। देखो एनर्जी पर यूनिट, सॉरी पावर पर यूनिट एरिया, या एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। वॉट क्या होता है? जूल पर सेकेंड ही तो होता है। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यही तो क्या होता है? इंटेंसिटी। तो यहाँ से आप इंटेंसिटी निकाल लेंगे 50/4 पाई इंटू 10 टू द पावर 4 पाई इंटू 9। 4 पाई इंटू 9, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। एक स्फेरिकल बॉडी का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। समझ रहे हो? अगर इस कमरे के अंदर कोई बल्ब होता, यहाँ पे बीचों बीच, इससे 50 वॉट पावर निकल रहा है, तो पूरी पूरी 6 वॉल पे जाता। तो मैं क्या करता, अगर आपको निकालना है कि कितना इंटेंसिटी है लाइट का, तो आप क्या करते हैं? टोटल पावर डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। नहीं, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन में बताया, इतनी एनर्जी निकली, इतना एरिया खत्म। अगली चीज क्या निकालना है इसमें? रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे लिखे हुआ है। क्या लगता है ये 3 मीटर के बाहर जो हमने लिया है एरिया, उसमें वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है कि रिफ्लेक्ट होकर अंदर ही चले जा रहा है बल्ब में? हमने देखिए इमेजिनरी एरिया दिया है यार, तो उससे आर पार हो जा रहा है। हाँ, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, वो उस एरिया के अंदर चले जा रहे हैं, तो हम लोग क्या लेंगे? सीधा I/C बार। अगर मैं लिखता कि वहां पे मैंने एक ना मेटल की बॉडी लगा के रखी हुई है जो कि वापस से रिफ्लेक्ट कर दे रही है, तब आपको लगा ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। कुछ नहीं दिखा, मतलब कोई रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं है। उसके बाद क्या निकालना है? हाँ, तो आपको ई नॉट बी नॉट की वैल्यू पूछते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कोई तो फॉर्मूला होगा। इंटेंसिटी हम लोग निकाल चुके हैं। इंटेंसिटी इज इक्वल टू, हम लोगों ने शायद अभी लिखा था, ई नॉट बी नॉट अपॉन क्या था? 2 म्यू नॉट। पर कैसे निकालें? वो जो 50 है तो क्या है? 50 वाट। वाट, हाँ। दोनों की इंडिविजुअल इंडिविजुअल निकालना है। आप याद करो, आज हम लोगों ने पहला फॉर्मूला इसी का बताया था। ई नॉट के रेशियो को क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ लाइट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया यहाँ से? ई नॉट बाई, ये सी होता है ना, तो बी नॉट क्या हो जाएगा? ई नॉट बाई सी हो जाएगा। रिप्लेस कर देते हैं, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 सी म्यू। तो यहाँ से ई नॉट क्या हो जाएगा? अंडर रूट I/2 सी म्यू नॉट। और जैसे ई नॉट आया, इस यहाँ पे पुट कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा? बी नॉट मिल जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम में।
तो इसकी वैल्यू मैं बता रहा हूँ, आपका आई का वैल्यू आया था 0.44 वाट पर मीटर स्क्वायर, आ गया ना, वेरी गुड। उसके बाद नंबर टी की वैल्यू, हाँ हाँ 1.4 माइनस, हाँ -9 है, 1.47 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टी की वैल्यू थी। उसके बाद ई नॉट की वैल्यू आई है 18.2 वोल्ट पर मीटर, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 18.2, और बी नॉट की वैल्यू आएगी, इसमें बी नॉट की वैल्यू नहीं है, आप लोग सी से क्या करोगे, डिवाइड कर लें, आ जाएगी वैल्यू। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, इसको बना के लाओगे। हाँ, इंटेंसिटी आई थी 0.44 वाट पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद रेडिएशन प्रेशर आया था 1.47 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद अगला आया था ई नॉट 18.2 वोल्ट पर मीटर। बी नॉट का वैल्यू देखना, निकाला नहीं है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, उसको बना के लाना यार। द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, the magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by is given by is field in a plane electromagnetic wave is given by Bz is equals to Bz, B subscript Z is equals to 2 into 10⁻⁷, लिख देता हूँ, Bz is equals to 2 into 10⁻⁷ sin 0.5 into 10⁻³ plus 1.5 into 10⁻11 t टेस्ला। फुल स्टॉप करके नीचे लिखना ए, व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, यानी आपको लैम्बडा और न्यू की वैल्यू निकालना है। भाई फ्रीक्वेंसी है, आप उसमें सारे फॉर्मूले लगा सकते हो, 2 पाई ओमेगा वाला, 2 पाई/t वाला, एक नया फॉर्मूला भी हमको पता है, सी बाई लैम्डा। व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। उसके बाद बी पार्ट है इसका, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको बी का देखो दिया हुआ है, आपको ई के लिए एक्सप्रेशन लिखना है। अच्छा, इस फॉर्मूले से देखो आपको क्या क्या चीजें पता चल रही है, ये बता दें। वेरी गुड, वेरी। बी नॉट इज इक्वल टू, हमको पता चल गया कितना, 5.7 टेस्ला। उसके बाद यहाँ से हमको ना के और ओमेगा भी फ्री में मिल जाता है। के की वैल्यू कितनी है, एक बार पेज पलट के ओमेगा किसके साथ रहता है, टी के साथ। के के साथ कौन होता है, एक्स। ये के की वैल्यू है, ये ओमेगा की वैल्यू है। आगे पीछे लिखने पे कंफ्यूज हो रहे अच्छा वही बोले। अच्छा आप लोग 1.5 बोल रहे हो क्या? अरे यार मैं यहाँ पे के ऊपर लिखा हूँ, ओमेगा नीचे में, ओमेगा चलो मैं ऊपर लिखा। भाई एक्स के साथ जो होता है वो कौन होता है, के। तो ये हो जाएगा के की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा की। के की वैल्यू मिल गई तो 2 पाई/λ आपको वेवलेंथ मिल जाएगा। क्या आगे आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए, थैंक यू सर।